बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम जिस कुरा अर्ज़ पर रह रहे हैं वो शदीद मौसमी तब्दीली की तरफ जा रहा है। दरख्त जिन्हें ज़मीन के फेफड़ों से तशबीह दी जाती है, उनकी कटाई से ज़मीन का दर्जा हरारत बुलंद हो रहा है। सतह समंदर बुलंद होने से शदीद तूफ़ान आ रहे हैं, जबकि ग्रीनलैंड से बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं। खुश्क साली हो रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक आबो हवा की तब्दीली से होने वाली कुल हलाकतों से सिर्फ 37% अफराद गर्मी की सबब हलाक हुए हैं और ये सिर्फ 737 मुल्कों का डाटा है। सबसे ज़्यादा हलाकतें ब्राज़ील में और अमरीकी रियासत हवाई में हुई हैं। यानी पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के निशाने पर है और ये सब नाज़रीन कुदरत नहीं बल्कि इंसानों के ही कारनामे हैं, जिससे इंसान और हैवान दोनों मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक के 10 सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है और ADB की हालिया रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को आलमी औसत से कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ने के ख़तरे का सामना है। शायद इसी संगीनी को भांपते हुए जनाब वज़ीर आज़म ने 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा और उससे माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने की कोशिश की और हम देख सकते हैं कि ये बिलियन ट्री सुनामी जो है ये एक अच्छे इक़दाम के तौर पर आलमी इदारों ने इसको सराहा है। और मज़ीद एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान इस साल आलमी यौम माहौलियात जो कि 5 जून को है उसकी मेज़बानी करेगा। आज का टॉपिक है हमारे इस प्रोग्राम में और मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद रियाज, डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात। दूसरा हमें ज्वाइन किया है मरीम शब्बीर साहबा ने, आप क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हम गवर्नमेंट का भी वर्जन लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं मरीम साहब आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को आप क्या बताएंगी कि ये जो बेसिक नेचर क्लाइमेट चेंज है ये आखिर है क्या और इसमें इंसानों का कितना अमल दखल है? देखिए, बहुत शुक्रिया शो में लेने के लिए। बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो नेचर एक जो कुदरती अमल था जो चल रहा था वो नेचर थी जो एक बैलेंस में चलती है हमेशा और चल रही थी। लेकिन जब हम इंसानों ने इंटरवेन करना शुरू किया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हुई, हम लोगों ने दरख्त काटने शुरू किए अपने सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए, बाकी रिसोर्सेज को बेतहाशा इस्तेमाल करना शुरू हुआ, पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हुआ। तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे कारें, इंजन्स, कोल वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ की तो उससे एमिशंस बढ़ने शुरू हुए। तो एमिशंस की वजह से फिर जब बढ़ते हैं एक थ्रेशोल्ड लिमिट से तो उसके बाद उसकी फिर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि दर्जा हरारत में तब्दीली आती है। कुछ इलाकों में बहुत गर्म हो जाता है, कुछ में बहुत ठंडा हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और ये कोई एक दिन या एक महीने या एक साल का अमल नहीं होता, इसमें डेकेड्स लगते हैं आपको, 10 साल, 20 साल, 30 साल। और आप देख लें कि हर डेकेड गुजरने के साथ साथ जो है वो मौसम जो है वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। तो इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो क्लाइमेट चेंज की फिर बहुत सारी इंसान तो मेन रीज़न है ही है, लेकिन इसकी वजह से फिर बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसमें आप गर्मियाँ आने वाली हैं तो आप देखेंगे हीट वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं, टेम्परेचर बहुत बढ़ना शुरू हो गया है। अभी जो है वो पिछले महीने में आपने देखा होगा कि 2 दफ़ा यालाबारी हुई है जो कि नॉर्मल नहीं है, ये पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था, फसलें इतनी तबाह हुई हैं। इसी तरह के क्लाइमेटिक इफेक्ट जिस टाइम फ्लड्स आना और इससे मिलते जुलते इवेंट्स जो हैं फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से होते रहते हैं, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट हमारी इकोनॉमी और हमारी हेल्थ के ऊपर होता है। ठीक है मोहम्मद रियाज साहब, अब पाकिस्तान की बात कर लें तो मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक के 10 सर फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर आ गया है। ये कितना अलार्मिंग से है सर? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जिस तरह ये है, जैसे खासकर अगर हम रेन की बात करें, बारिशों के हिसाब से, तो पाकिस्तान में जो पहला मतलब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जो डेटा अवेलेबल है उनके हिसाब से जो अगर 1960 से लेके 1989 तक, तो उसमें बारिश की जो है शिद्दत है या जो इंटेंसिटी की बारिश की जो क्वांटम है वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन 1989 से लेके अभी जो ट्रेंड बन रही है इसमें बारिश की जो क्वांटम है वो डिक्रीज हो रही है, इसकी ट्रेंड डिक्रीजिंग पोजीशन पे है। सिमिलरली टेम्परेचर को अगर देखा जाए दर्जा हरारत, तो वो भी जैसे 1960 से लेके और 1969 तक टेम्परेचर डिक्रीज तो नहीं हो रहा था, बल्कि एक ट्रेंड उसकी ट्रेंड चल रहा था। लेकिन उसके बाद 1989 से ऑनवर्ड बिल्कुल एक स्टार्क किस्म का इसका ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। और अगर दूसरा हम देखें, खासकर जो वार्मिंग है
तो वो भी जो डेज है, वार्मिंग जो डेज है वो इंक्रीज हो रही है और जो कोल्ड डेज है वो डिक्रीज हो रही है। तो इनको देखते हुए डेफिनेटली पाकिस्तान जो है ना, दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है कि जो रेन इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और जो जितने भी डिजास्टर्स आते हैं खासकर वेदर रेन की वजह से, तो वो इंटेंसिटी बेस्ड होते हैं और यही इंटेंसिटी जितनी भी बढ़ती रहती है तो वो डिजास्टर के पेशेमा बन जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान डेफिनेटली सिमिलरली जो अदर इसके अंदर कंपोनेंट्स है जैसे विंड स्टॉर्म्स है, हेल स्टॉर्म्स है, वो काफी हद तक उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो गई है। डेफिनेटली खासकर जो विंड स्टॉर्म्स हैं वो उसी पीरियड में ज्यादा हो रही है जिसमें खासकर क्रॉप्स जो है, जो बिल्कुल जो वीट क्रॉप है या दूसरे जितने फ्रूट के जो ट्रीज है उनको काफी हद तक उसको डैमेज करते रहते हैं। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाए बियॉन्ड जो फ्लडिंग आ रही है जिसकी वजह से ह्यूमन लॉसेज हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज हो जाते हैं, उसके अलावा ये में एक जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको इतना ज्यादा हद तक डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान उन्हीं में से एक कंट्री है जो ज्यादा इनकी जो क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है यहाँ पे ज्यादा है और वो खासकर लॉसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मरीम साहबा, ये जो हम बात करते हैं दुनिया की रिएक्शन की इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट के हवाले से, हमने देखा कि अमेरिका जैसे सुपर पावर ट्रंप ने इसको मज़क्का खेज करार दिया था, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट को देखा जाए तो उसको भी कैंसिल करने की बातें सामने आ रही थी। अब जो बाइडेन जब आए तो उन्होंने 40 ममालिक का जो है वो एक इजलास भी तलब किया था जिसमें पाकिस्तान को बहरहाल उन्होंने दावत नहीं दी थी। दुनिया कैसा रिएक्ट कर रही है? क्या वो इसकी मतलब सेंसिटिविटी को समझती है ग्लोबल वार्मिंग की? जी एब्सोल्युटली। इसमें जो दो डिविजन्स हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की, तो कुछ ऑफ कोर्स कंट्रीज अमेरिका जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी तो उनको नहीं देना था और शायद उसकी पॉलिटिकल रीजंस ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक रीजंस। और पॉलिटिकल रीजंस ये हैं कि अंडर पेरिस एग्रीमेंट जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज एंड दे हैव टू पे for the damage they are causing due to climate change to the developing world or underdeveloped world. That's why they try to cut themselves from that Paris agreement. But thanks God that new administration of or the new government of the America उन्होंने बिल्कुल Paris agreement को दोबारा ज्वाइन कर लिया। Initially of course you're right कि उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन काफी क्रिटिसिज्म के बाद they taken ultimately पाकिस्तान बोर्ड जिसमें ऐसे पीएम मलिक अमीन असलम साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था that world needs to do more because Pakistan in its capacity is already doing enough। पाकिस्तान के लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने देखा कि 1 मिलियन ट्री सुनामी पर एक में लगाया, उसके बाद 10 मिलियन ट्री सुनामी, फिर ये ई व्हीकल पॉलिसी हमने की, इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगाना, इसके अलावा रिसेंटली जो अनाउंस हुआ है रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम, फिर फ्लड्स को रोकने के लिए जो हमारे हिली एरियाज में जो ग्लेशियर्स के मेल्टिंग से फ्लड्स आते हैं उनको रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोजेक्ट्स काफी इनिशिएट किए। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि पॉलिसी के लेवल पे कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे काफी हद तक बहुत ज्यादा काम तो ऑलरेडी कर रहा है अपनी कैपेसिटी में, और आई थिंक ये दुनिया को रियलाइज भी करने की जरूरत है और आई गेस कुछ हद तक जो है वो दुनिया ने रियलाइज किया भी है, तभी पाकिस्तान जो है इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए ग्लोबल होस्ट भी है। हम ग्लोबली होस्ट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया हमारी एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रही है। ठीक है, लेकिन मरीम साहब एक सवाल ये कि जो मैंने एग्रीमेंट थोड़ा सा देखा था तो उसमें जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट था वो ये था कि आलमी मौसम को 2 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस पे क्या काम हुआ और क्या वो फ्रूटफुल रहा? जी अंडर पेरिस एग्रीमेंट हर एक कंट्री ने अपने टारगेट सेट करने होते हैं और 2030 तक जो है और बाय 2050 कुछ 2030 तक टारगेट्स होते हैं, कुछ 2050 तक टारगेट्स होते हैं, कुछ परसेंटेज उन्हें कम करनी होती है। उस पर काफ़ी कंट्रीज़ की ऑफ कोर्स प्रोग्रेस है। अब जो क्लाइमेट चेंज इतने सालों में जो इतना डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग कॉज किया है वो ऑफ कोर्स ओवरनाइट तो ठीक नहीं होगा, उसमें सालों साल लगेंगे तभी जाके कहीं ऑब्वियस किस्म का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। तो ऑफ कोर्स इस ट्रीटी के अंडर जो है जो पार्टीज जो है वो लीगली बाइंड होती हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने में और काफी हद तक कोशिश भी करती हैं।
कुछ कंट्रीज इससे जो है वो उतना टारगेट जितना उन्होंने सेट किया होता है वो अचीव नहीं भी कर पाते और उनकी अपनी रीजंस होती हैं। शायद वो डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे होते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जो प्रो इन्वायरमेंट नहीं होते, जो इन्वायरमेंट के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो कुछ ना होने से कुछ होना कहते हैं जो बेहतर है, तो कुछ ना कुछ तो होता है, इसमें प्रोग्रेस होती है। ठीक है मोहम्मद रियाज साहब, जिस तरह इन्होंने बताया कि ट्रंप ने जिस तरह पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की थी, पाकिस्तान में भी इसी तरह के कुछ मामला हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद जो है सूबों में ठन सी गई है, फेडरल कुछ करना चाहती है, सूबे उसको नहीं करने देते, या सूबा करना चाहती है तो फेडरल में कहीं डिस्प्यूट नजर आता है। आपको क्या नजर आता है, क्या तैयारियां की गई हैं? ये जो हमारी मौसमियाती तब्दीली है मुल्क में, आपने अभी इकोनॉमी की बात बताई, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी उससे इफेक्टेड हो रहा है, हमारी लॉजिस्टिक इफेक्टेड हो रही है, हमारे जो नॉर्दर्न एरिया हैं वहाँ पे ग्लेशियर पिघलने की वजह से या जलजले आ रहे हैं, और सिंध में ख़ास तौर पे देखें कि हीट वेव्स इतना ज़्यादा होने लगा है, इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लाइमेट चेंज को कोप करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे काम हो रही है। और उसका एग्जांपल मतलब जिस तरह क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री बनी हुई है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज कमीशन बने हुए हैं, इस किस्म के काफ़ी यहाँ पे काम हो रही है। और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी यही है, जिस तरह काफ़ी ऐसे काम है जिसकी वजह, लेकिन कुछ ऐसे उसकी वो डिफिकल्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन खासकर जो प्लांटेशन है, ट्री प्लांटेशन, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल वर्क है जो क्लाइमेट को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में काफी हद तक नहीं, लेकिन सर ये दरख्त लगाना तो एक अलग, ठीक है, एक कैंपेन चलाई गई है, लेकिन हमने देखा कि ये जो शॉपिंग बैग थे थैलियों वाले जो थे, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई सूबाई हुकूमतों ने कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए। अब वो तो डेफिनेटली इस किस्म के काफी, क्योंकि जो ज्यादा डिजास्टर वाला या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, वो तो यही एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है या एनवायरनमेंट की जो खासकर वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और उसमें डेफिनेटली, लेकिन बिल्कुल ये नहीं है, वो तो है हर प्रोविंसेस के, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो काफी हद तक इसके ऊपर काम कर रही है। जिस तरह इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं कि जो शॉपर बैग थे उसकी पाबंदी लगाई गई है, और अभी हर जगह पे मेरे ख्याल में आई डिडंट सी एनी, वो जो शॉपर बैग थे, कागज पेपर वाले बैग आजकल हर जगह मिल रहे हैं। तो जो फेडरल लेवल पे तो काफी हद तक इसके ऊपर काम हो रही है। और प्रोविंसेस भी, मतलब अगर हम, ठीक है बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हो रही है। और दूसरी बात है कि मैं ज्यादातर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है गवर्नमेंट तो कर रही है उससे, लेकिन उसमें जो खासकर जो सिटीजन है या जो एज ए बीइंग पाकिस्तानी या एज ए बीइंग, तो उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बन जाती है। क्योंकि जो मैक्सिमम जो इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो खासकर जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एनवायरनमेंट की जो डिग्रेडेशन है या पोल्यूशन है, इसको पोल्यूशन को क्रिएट करने में ज्यादातर हम खुद ज्यादा जिम्मेवार हैं। और अगर एक माइंडसेट बन जाती है कि अगर सिटीजन ये कोशिश करे कि नहीं, मैंने एनवायरनमेंट को साफ रखना है, उसको फ्रेंडली रखना है, तो डेफिनेटली ये एक काफी हद तक जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली बन जाएगा, और क्लाइमेट के ऊपर काफी हद तक, मतलब इनको मिटिगेट करने के लिए काफी हद। लेकिन मरियम साहबा, मुझे सिंध में तो ये मामला नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो सिंध में वैसे आपने देखी, कराची स्पेशली आप देखें कि कंक्रीट बना दिया गया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे कोई दरख्त नहीं है, यहाँ पे आपने कोई सूबाई हुकूमत ने कोई उस तरह से इनिशिएटिव नहीं लिया, बस एक कैंपेन चलाई जाती है फैशन के लिए, उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर इस वक्त सिंध का इलाका हो रहा है। जी, सिंध या पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर की हम बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे जो मेजर रोल जो प्लानिंग
अर्बन प्लानिंग रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका होता है। ये जो प्लानिंग कमीशन भी जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व होता है। हमारे आबादियां जो है बहुत ही हैज़र्ड जिधर उनको आता है वो ज़मीन लेती हैं और अपनी मर्जी से घर बनाने शुरू कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। इसी वजह से जो आप अर्बन फ्लडिंग जो होती है कराची में, इस्लाम्स एरिया में, वो जो जितने नाला जो है वो 60 से 65 के करीब जो थे ओरिजिनली जो सिटी में थे कि उससे जब भी बारिश ज़्यादा हुई तो पानी उसमें से गुजरेगा, उसमें सारे शॉपर आपको सॉलिड वेस्ट सब उसमें फेंकते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो फिर पानी जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी कहाँ जाएगा, वो सड़कों के ऊपर ही आएगा, उसने कहीं नहीं जाना। तो आई थिंक ये मेजर फॉल्ट जो मुझे नजर आता है यहाँ पे, एक तो आबादी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बड़ी है, वो हर कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करती है, और दूसरा प्लानिंग बिल्कुल नहीं है, अर्बन प्लानिंग बिल्कुल नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरा जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की बात है तो मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को जो सबसे अच्छा काम जो बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है अभी मैंग्रोव फॉरेस्ट का है। काफी ज्यादा मतलब वहाँ प्लांटेशन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बड़े हैं वहाँ पे, उनकी एफर्ट्स की वजह से काफी वो कवर बड़ा है। और ये अब साउथ एशिया और एशिया की बात करें तो आई थिंक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट का कवर है। और इसकी वजह से 2-3 फायदे हुए। एक तो वहाँ के लोकल क्लाइमेट जो है वो उसमें तब्दीली आई है, और उसकी वजह से मछलियाँ चूंकि मैंग्रोव पर डिपेंड कर रही होती है तो मछलियाँ वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो फिशरमैन हैं जो उनकी जॉब उन पर डिपेंडेंट होती है, उनको भी जो है वो करना कमाना शुरू हो गए ऑफ कोर्स वहां पर। तो लेकिन बारिशें बहुत कम होने लगी हैं सिंध में, स्पेशली कराची में। जी बिल्कुल, ये तो ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो एक ही होता है, या तो बेवजह बारिशें होती हैं, या बहुत ज्यादा होती हैं, या बहुत कम होती हैं, या होती ही नहीं हैं। तो ये इम्पैक्ट तो कोर्स ये क्लाइमेट चेंज का है। आपको जैसे मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले भी आपको मेंशन किया कि यालाबारी, इस्लामाबाद जैसे इलाके में यालाबारी, हमारे लॉन बिल्कुल वाइट हो गए थे पिछले महीने, एक दिन यालाबारी, और उसकी वजह से पंजाब में बहुत सारे इलाकों में बिल्कुल फसलें किसानों की तबाह हो गई थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी काफी वीक है, जिसकी वजह से किसानों को पता भी नहीं था। कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट्स भी किया था कि उन्हें कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब उन्हें दी नहीं गई कि ये आपका आने वाला है और आप जो है वो फसलों को अपनी बचाएं। तो इस तरह के खैर इश्यूज तो हैं, और आई थिंक ये ओवरनाइट मेरा नहीं ख्याल के चेंज होंगे। और जहाँ तक रवैयों की बात की जा रही थी कि शहरियों को अपने रवैयों पर काम करने की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि जब एक लॉ, एक पॉलिसी होगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर इफेक्टिवली होगी, लॉ तो है ना, 2017 में तो कानून मंजूर हुआ था ना मरियम, कहाँ इम्प्लीमेंट होता है? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई। मैंने कहा कानून तो मौजूद है ना क्लाइमेट चेंज का। जी मजे की बात यह है कि कानून बहुत सारे हैं हमारे, आपको माहौलियात से रिलेटेड भी मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड भी मिलेंगे, लेकिन मैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास जब ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, जैसे इस्लामाबाद की बात करें हम, तो प्लास्टिक बैग पे जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया गया। आप देखें कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को वो जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने लिमिटेड कैपेसिटी में और लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स जो उनके पास है उसमें वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट बड़ा करने की जरूरत है। लेकिन ये समझने की भी जरूरत है कि उनके पास रिसोर्स कम है, उनको और भी बहुत सारे काम साथ करने होते हैं, साथ में ये भी इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पॉलिसी या कानून बना देना काफी नहीं है, उस पर अमल दरामद कराना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मसला यही है। अगर शहरी कोई लिटर कर रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, प्लास्टिक फेंक रहा है, उसको फाइन्स आप हैवी करें तो खुद ब खुद शहरियों में भी जो है सिविक सेंस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद रियाज साहब, अब ये जो बात आपने भी की कि सिविक सेंस होना चाहिए, और मरियम ने भी कहा कि शहरियों को अपने रवैये तब्दील करने चाहिए, मगर हमारे यहाँ देखा जाता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल डे मनाया जाता है उस वक्त तो सेमिनार कंडक्ट कर लिए जाते हैं, बहुत सारे तकरीबात का इनेकाद भी कर लिया जाता है, लेकिन आवाम में वो शऊर बेदार नहीं हो पा रहा। अब आज प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि आलमी यौम बनाया जा रहा है माहौलियात के हवाले से, और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, मगर उस तरह से हम अपने पब्लिक को अवेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या पब्लिक क्यों इस मसले को समझना नहीं चाह रही है? नहीं, वो बेसिकली जिस तरह पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब जैसे ट्रेंड चल रहा है खासकर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो कब मेरे ख्याल में अभी गवर्नमेंट जो है वो जो करिकुलम है उनके अंदर भी इनको इंक्लूड कर रहा है, जो जितना मेरी इंफॉर्मेशन है,
तो ये काफी हद तक इस किस्म की चीज है, लेकिन ये एक प्रोलॉन्ग जो है ना ये प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक दफा हुआ या कुछ एक साल के लिए या महीने के लिए बन गया है। ये आगे एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जिस तरह मुल्क की डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या और इस किस्म के जो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इस तरह ये भी एक क्लाइमेट चेंज को कोप करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें कोर्सेज के अंदर करिकुलम में चेंजेस करनी है और साथ साथ जिस तरीके से जो प्लांटेशन हो रही है इसके मेंटेनेंस की कंटिन्यू रखना है, साथ और इस किस्म के एस्पेक्ट्स है जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है उसके साथ उसको कंटिन्यू आगे काफी प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब ऐसे डेवलपमेंट सिस्टम, और यही वजह है कि जिस तरीके से प्लानिंग्स हो रही हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कोई फेडरल लेवल पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बगैर इसके अंदर वो अप्रूव होता है, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज या जो एनवायरनमेंट के मुतालिक जो उनके एस्पेक्ट्स है वो नहीं देखे जाते। तो ये काफी मतलब टाइम लगेगा इसमें, और लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक में मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे यही काफी काम हो रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। पब्लिक खासकर जो न्यू जनरेशन है, जो स्कूल से मतलब जो बच्चे हैं, उसका माइंडसेट चेंज करने के लिए मतलब जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम और यही जो बच्चे हैं ये जो ग्रो करेंगे जो तो इसका एक कंप्लीट माइंडसेट बनेगा और जो बिल्कुल क्लाइमेट के ऊपर फिर खासकर एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज ये होगा या कल होगा। तो एक प्रोसेस है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मजीद इसके अंदर एनहांसमेंट आ रही है और उम्मीद है कि आगे भी ये बेटर हो जाएगा। ठीक है मरियम, अब हमारा पाकिस्तान का शुमार थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता है, लाजमी होता है इंडस्ट्रियल यहाँ पे है, उनका फुजला है, धुआं निकलता है। क्या इस मामले को एड्रेस किया हुकूमत ने? क्योंकि हुकूमत अपने मसाइल में तो गिरी हुई है। इमरान खान साहब ने दरख्तों की मुहिम चलाई हुई, शजरकारी मुहिम चलाई हुई है, लेकिन ये भी एक अहम मतलब इशू है, इसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सिर्फ दरख्त लगाना से मसला हल नहीं होगा, ऑल्दो ये सस्ता तरीका है। और हमें अगर एयर पोल्यूशन की, हवाई आलूगी की हम जब बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को देखना होगा कि कौन कौन से हैं। और उसमें इंडस्ट्री होती है और फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है। और इंडस्ट्री की तरफ मैं समझती हूँ कि इतनी तवज्जो अभी तक नहीं है। मुझे याद है कि जरताज गुल साहिबा ने एक अनाउंसमेंट बहुत पहले की थी हमारे STPI के एक सेमिनार में कि इस हुकूमत ने इंडस्ट्रीज को टाइम दिया हुआ है कि वो अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सबमिट करवाएं। तो उसके बाद कभी ना सुना ना उसके बाद कहीं हुकूमत की तरफ से कुछ इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड कोई बात हुई कि उस पर क्या प्रोग्रेस है। तो वो शायद उधर की उधर ही बात रहेगी। ये दरख्तों की मुहिम में ही दरख्त लगाना बड़ी अच्छी बात है, लोकल दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें फिर बाकी जो आपके मेजर एमिटर्स हैं, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं आपके जो माहौल को ख़राब करते हैं, उनको देखना भी बड़ा ज़रूरी है। मोहम्मद रियाज साहब, यही चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन हो गया या इंडस्ट्री का फुजला हो गया, धुआं हो गया, इसी वजह से कराची और लाहौर जो है ये सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में शुमार होने लगा है। इसको तो गवर्नमेंट ने कहीं एड्रेस नहीं किया इन मामलात को। जिस तरह मरियम ने बताया कि कुछ बातें सामने आती हैं लेकिन उसके बाद खामोशी हो जाती है, सारा फोकस जो है वो शजरकारी मुहिम पर है। नहीं बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं लाहौर में रह चुका हूँ। और जिस तरह अगर हम 10-15 ईयर्स अर्लियर देखे तो डेफिनेटली उस वक्त कोई इस किस्म की अरेंजमेंट नहीं थी गवर्नमेंट की, लेकिन लास्ट 5-6 ईयर से वहाँ पे पोल्यूशन के ऊपर काफी काम हो रही है। वहाँ पे खासकर जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है वो बहुत एक्टिव है, और उसमें जो खासकर इंडस्ट्रीज है वहाँ पे उनके SOPs बने हुए हैं और थ्रेशोल्ड वैल्यूज बनाए हुए हैं कि किस तरीके अगर वो रेशो बढ़ जाती है तो उनके ऊपर क्या एक्शन लेनी है। खासकर वो जो क्रॉप्स रेजिडुअल है उनके ऊपर काफी हद तक काम हुआ है। जो बटियां हैं वो काफी हद तक उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन या NOCs है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। मैं खुद देखा हुआ है, वहाँ पे काफी हद तक इनके ऊपर पंजाब में काम
हो रहा है। और पिछले साल अगर हम देखें 2-3 साल पहले जो पोल्यूशन का रेशो सर, अब कराची कितना अर्सा हो गया आए हुए आपको? नहीं, कराची में डेफिनेटली थोड़ा सा वहाँ पे, चूंकि कराची अगर देखा जाए तो उसकी पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली सर जितना ट्रांसपोर्ट का धुआं शहर में, जितना ट्रांसपोर्ट का धुआं होता है सर, उससे सांस लेना महाल हो जाता है। हाँ जी, वो लाहौर में भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, वहाँ पर भी आप जाएं तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट के बहुत मतलब सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं उनका धुआं निकलता है, या इंजन जो जिस तरह का पेट्रोल यूज होता है। सर ये सब चीज़ें भी तो काउंट करने वाली है ना? नहीं, वो डेफिनेटली है, लेकिन ये कि बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है। अब आप मतलब हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, और जो चाहिए कि गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना चाहिए। मरियम, आपको लगता है वाकई एक्शन ले रही है गवर्नमेंट? मतलब आप ये जो कराची और लाहौर के बारे में कहा जा रहा है कि आलूदा शहरों में शुमार हो रहा है, जी अगर दरख्तों की बात करें तो उस हद तक तो है, क्योंकि दरख्त जब बड़े होते हैं तो ऑफकोर्स उसका क्लाइमेट पे और आपकी पोल्यूशन को कंट्रोल करने में तो होता है अमल दखल। लेकिन जो अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई व्हीकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके अंडर 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक कार्स आनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो एग्जिस्टिंग आपकी कार्स हैं, जो अभी ट्रांसपोर्ट आपकी चल रही है, उसके इंजन्स का उनको इम्प्रूवमेंट के लिए उस पर इस पॉलिसी में कोई खासी चीज़ नहीं है। उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, वो एक चीज़ मिसिंग है। सेकंड ये कि जो ब्रिक किल्न्स हैं, हमेशा जब भी स्मॉग का सीजन आता है या एयर पोल्यूशन बढ़ती है तो जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उनको पकड़ा जाता है, क्योंकि शायद वो उनको पकड़ना और उनको क्रिटिसाइज करना आसान होता है। फार्मर्स जैसे वो जलाते हैं, तो फार्मर्स अगर वो गंदम की कटाई के बाद जो उनका वो थोड़ा जो बच जाता है स्टबल, उसकी बर्निंग करते हैं, तो वो इल्जाम ये देती है हुकूमत, और ऑप्शन भी है, उनके पास मशीनरी नहीं है। मरियम, वो इल्जाम ये देती है हुकूमत की ये तो भारत है जो अपना ज़रई और सनती फजला जो है वो तल्फ करता है, जिसकी वजह से ये स्मोक वाली कैफियत हो गई है लाहौर में। जी पॉलिटिकली और साइंटिफिकली कुछ हद तक इसमें बिल्कुल ये बिल्कुल है, और लेकिन वो डिपेंड करता है कि हवा का रुख उन दिनों में क्या है। ये विंड पैटर्न जो आपका होता है उस पर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उधर से भी होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम रियलिटीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे ऑन ग्राउंड भी ये इशू है। इस गवर्नमेंट ने कुछ हद तक इसको एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर टारगेट्स को फाइन और उनको बंद करने में ज्यादा जो है वो अमल दखल रहा है। ब्रिक किल्न्स की हद तक मैं अप्रिशिएट करूंगी कि गवर्नमेंट की काफी एफर्ट्स है, उसमें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसकी वजह से मिशन जो है वो काफी हद तक उसमें कमी आई है। लेकिन जो मेजर इंडस्ट्री और रोड ट्रांसपोर्टेशन है उस पर स्टिल काफी वर्किंग करने की जरूरत है। ठीक है मोहम्मद रियाज साहब, अब ये जो यूनेस्को ने भी इंडोर्स किया है, जो बिलियन ट्री सुनामी खान साहब लेकर आए, इस बार आलमी यौम माहौलियात की एक थीम रखी गई है कि इसको पुराने माहौल के हिसाब से बहाल किया जाएगा। ये कैसे मुमकिन होगा सर, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए जो मेज़बानी कर रहा है? जी पाकिस्तान में तो जितना मेरे ख्याल में जो इनिशिएटिव लिया हुआ है, खासकर जो मिलियन सुनामी ट्रीज का जो इनिशिएटिव, ये बहुत बड़ा मुझे नहीं लग रहा कि किसी मुल्क में इतनी मैस प्लांटेशन हो गई होगी। और इसको अगर कंटिन्यू रखे जाए तो काफी हद तक, क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्शन है क्लाइमेट चेंज को कोप करने या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और भी है मतलब इसमें सिर्फ ये, लेकिन खासकर जो जनरेट कर रहे हैं, जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ है जो एक मेजर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, सिमिलरली और इस किस्म के फैक्टर्स है, तो इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है ना वो इसके ऊपर काम कर रही है। इट विल टेक टाइम। जी मरियम, आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या वाकई आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या हमें कोई सिचुएशन देखते हुए कोई रैपिडली कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत है? आई थिंक अगर बाकी सारी गवर्नमेंट के साथ में कंपेयर करूं करंट गवर्नमेंट को, तो इतनी अप्रिसिएशन इनकी बनती है कि चूंकि जो सीनियर इनकी लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो काफी वोकल हैं और काफी सेंसिटाइज हैं क्लाइमेट चेंज के इशू के ऊपर। ही इज क्वाइट वेल एजुकेटेड ऑन दैट, so they are doing quite a lot in their limited capacity and resources, but
कोर्स कहीं ना कमी और ये चीजें आ जाती हैं जहाँ पे सिविल सोसाइटी और मीडिया और हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल हमें उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं और बहुत सारा चेंज आप फेडरल लेवल की हद तक, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठे देखती हूँ क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन लेवल ज्यादा है, तो बहुत सारे चेंजेस आ भी रहे हैं। जैसे अब बहुत सारे लोग जो है वो बाइसाइकिल यूज करते हैं क्योंकि यहाँ के डिप्लोमेट्स ने और यहाँ के कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी इनिशिएटिव लिए हैं, लोगों को सेंसिटाइज किया है, अवेयरनेस दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुझे नजर आ रहा होता है, वो बाइसाइकिल चलाते हैं। इसी तरह आप जो है वो कंज्यूमरिज्म की तरफ बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते हैं। ये जो सस्टेनेबल फैशन की हम बात करते हैं, खासतौर पे हम खवातीन, आजकल लड़के भी और आदमी भी बहुत करते हैं, मैं कोई जेंडर बायस बात नहीं करना चाहती, लेकिन खवातीन खासतौर पे बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हैं, बहुत कपड़े खरीदती हैं और कपड़ों के प्रोडक्शन में बहुत पानी इस्तेमाल होता है और वो इंडस्ट्रीज भी जो कपड़े प्रोड्यूस कर रही होती हैं वो भी पानी केमिकल वाला खेतों में, उनका कोई ट्रीटमेंट का प्रॉपर वो नहीं है, तो उससे भी बहुत आता है। तो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे जो कंज्यूमर के तौर पर बतौर कंज्यूमर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको भी हम जरा आगाही दें तो वो भी बड़ा अच्छा है। सेकेंडली, इस गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स को इन्वॉल्व किया था, तो अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया है, तो स्कूल को जो इन्वॉल्व किया था, जहाँ पे हर बच्चे को कहा गया था कि स्कूल में पौधा अपने नाम का लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे पानी दें, तो आई थिंक ये ऐसा इम्पैक्ट है जो जनरेशन तक रहेगा। एक बच्चे को जो आप आज बता रहे हैं वो आज से 10, 15, 20 साल बाद जो है वो ऑलरेडी सेंसिटाइज होगा और उसकी जो फैमिली होगी वो आगे से मजीद करेगा। तो थोड़ा सा हमें शायद कुछ साल हमें वेट करना पड़ेगा बहुत मेगा लेवल पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए। ठीक है, मरियम शब्बीर आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद रियाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है हमारी और यकीनन इमरान खान साहब की हुकूमत और खान साहब खुद इसके अप्रिसिएशन के लायक है कि जो उन्होंने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया, जिसे यूनेस्को ने और दीगर इदारों ने इंटरनेशनली इसको इंडोर्स भी किया है और पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम ग्लोबल कमीशन का मेंबर भी बन गया है। ये बड़ी एजाज़ की बात है, लेकिन साथ साथ हमें उन एलिमेंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सरफ़ नज़र नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की काम नज़र आना चाहिए, सिविल सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो और इसमें आपका मीडिया इन्वॉल्व हो और सब अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पाकिस्तान को जो सर फहरिस्त 10 ममालिक में शामिल हो चुका है उससे निकालने में मदद करें। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।